हेलो एंड वेलकम टू लीगल नॉलेज विद एडवोकेट नूर याकूब शेख। तो आज का टॉपिक है हमारा मेंटेनेंस कैसे पास होता है। अगर आपकी वाइफ ने आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस फाइल कर दिया है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको मेंटेनेंस के केस से कैसे बाहर आना है या आपकी वाइफ को कैसे हराना है, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने के पहले लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना। शेयर उन लोगों को करना जिनके ऊपर ऐसे केसेस है और जिन्हें कोई सही दिशा नहीं मिल रही कि क्या करना चाहिए। और लाइक इसलिए करना अगर आपको वीडियो पसंद आई है, नहीं पसंद आई है तो सेव करके किसी और को शेयर कर देना जिसे इस चीज़ का बेनिफिट मिले। तो देखिए क्या होता है कि अगर वाइफ ने आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस किया है जो कि अभी ट्रेंडिंग में है, ट्रेंडिंग में चल रहा है कि जैसे ही हस्बैंड वाइफ अलग होते हैं थोड़ा दिन के लिए, कि अब तो 15-20 दिन के, पहले तो सालों सालों अलग रहने के बाद में केसेस करते थे। अब ऐसा हो गया ना कि 15 से 20 डेज के बाद में ही लोग आ जाते हैं कि मैडम मुझे ना मेरे हस्बैंड पे केस फाइल करना है, बस बहुत हो गया, वो अपना घूम रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मुझे उसके ऊपर केस फाइल करना है। और फिर मेंटेनेंस का केस फाइल करते हैं। मेंटेनेंस में क्या करते हैं, हस्बैंड की सैलरी है 30,000 मंथली, लेकिन वो बताते हैं कि उसकी सैलरी 1 लाख है, उसे यहाँ से पैसा आता है, वहाँ से पैसा आता है, इतने घर रेंट पे, सब फेक और बोगस और झूठी बातें लिखवा कर कोर्ट को बताते हैं कि मुझे मंथली इससे चाहिए, सपोज मुझे चाहिए इससे 50,000 रुपये। अब हस्बैंड को जब नोटिस मिलता है, लीगल नोटिस मिलता है या उसे केस का नोटिस मिलता है और उसे डेट पे जाना है, तो वहीं पे वो घबरा जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो भी हस्बैंड्स है या जो भी इन लॉज है जिनके साथ में ऐसा हुआ है, तो बिल्कुल घबराइए मत। मेंटेनेंस का केस है, बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपने आप को गैदर कीजिए, अपने आप को संभालिए, अपने आप को टूटने मत दीजिए। सबसे पहला काम, केसेस चलते रहेंगे, आपको सिर्फ डेट्स पर टेंशन लेना है, बाकी टाइम पर टेंशन लेना नहीं है। दूसरी बात, आपको सबसे पहले एक अच्छा एडवोकेट करना है, जो एडवोकेट मेंटेनेंस के मैटर में आपको बताए कि आगे स्टेप्स क्या है। अब कुछ चीज़ें मैं आपको दूंगी, आप चाहिए तो पेन पेपर लेकर उन्हें नोट डाउन कर लीजिए अपने पास में। जब भी आपको मेंटेनेंस का कोई भी नोटिस आता है तो आप देखिए कि आपकी वाइफ ने जो सेक्शन 23 लगाया है उसमें क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं। अपना लीगल रिसर्च हमेशा खुद कीजिए। मैं आपको 2 एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करूंगी और आई होप आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। एक लेडी ने अपने हस्बैंड पे केस की कि मुझे इससे 50,000 रुपये महीने चाहिए मेंटेनेंस, जबकि हस्बैंड की सैलरी 10,000 मंथली है। और उसने बताया कि हस्बैंड का यहाँ से इनकम है, वहाँ से इनकम है, हस्बैंड की इतनी सारी क्वालिफिकेशन है, मतलब वो MA है, M.Ed है, ये है, वो है, 20-25। देखिए, अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा है, उसके पास इतनी सारी डिग्री है, तो वो डिग्री ज़रूरी नहीं कि वो सारी डिग्री से वो अर्निंग लेता होगा। बट कुछ चालाक वाइफ और कुछ बेवकूफ़ एडवोकेट्स उनको ऐसी एडवाइस करते हैं ना कि वो एडवाइस के थ्रू उनको लगता है कि बस अब मुझे इतना मेंटेनेंस मिल ही जाएगा। इसमें गलती ना नॉर्मली अगर मैं देखूँ ना तो एडवोकेट्स की होती है, जो अपने क्लाइंट को इतना बूस्ट कर देते हैं। मैं तो कभी बूस्ट नहीं करती हूँ, मेरे पास तो क्लाइंट आते भाग जाते हैं जब मैं उन्हें बोलती हूँ कि नहीं मिलेगा इतना मेंटेनेंस, गलत कर रहे हो आप, इतना है आप इतना ही डालो, तो बोलते नहीं वो एडवोकेट ने बोला इतना मिलेगा, और फिर ऐसा ही होता है। तो जो है सच है तो सच है, मैं उन चीज़ों में जाके आगे चल के अपना नाम खराब करके नहीं लेना चाहती हूँ। तो इन चीज़ों की वजह से क्या होता है कि डर जाते हैं, तो आपको डरना नहीं है। सेकेंड थिंग, आपको क्या करना है, आपको देखना है कि सेक्शन 23 में उसने क्या क्या बनाया है, उसके सारे पॉइंट्स लेना है, उन सारी बातों का डिफेंड रेडी करवाना है, आपको आपका रिप्लाई रेडी करवाना है। जब भी आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस हुआ है, ध्यान से सुनिए, विदाउट एफिडेविट, विदाउट एसेट्स एंड लायबिलिटी शो किए कोई भी जज आपको मेंटेनेंस इम्पोज नहीं कर सकता है। कोई भी जज आपके खिलाफ मेंटेनेंस की ऑर्डर पास नहीं कर सकता है। तो समझे आप। तो अगर आपकी वाइफ ने आपके 50,000, 1 लाख, 2 लाख डाल दिया है, तो सबसे पहले अपना असेट्स एंड लायबिलिटी का कॉलम रेडी कीजिए। असेट्स एंड लायबिलिटी के लिए अगर आपको चाहिए तो मेरे पास एक बहुत इजी फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट मैं आपको दे सकती हूँ। उस फॉर्मेट में ना आपको कहीं से कुछ बनाना नहीं, सिर्फ उन चीज़ों को फिल करना है। उसमें वो सारी चीज़ें हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से बनाई गई है। वो 58 या 59 पेजेस की गाइडलाइन है, आप उनको सबको फॉलो कीजिए। इसमें ये है, ये कुछ एडवोकेट क्या करते हैं, खुद ही बैठकर बनाते हैं असेट्स एंड लायबिलिटी। ऐसे मत कीजिए, मुझे जो बोलना है वो बोलूँ, ऐसा नहीं होता है। एक प्रॉपर फॉर्मेट में जाइए, उस फॉर्मेट में जाके हर एक चीज़ को फिल कीजिए। आपके पास घर है, आपके पास गाड़ी है, बंगला है, आप कैसे ट्रैवल करते हैं, आप ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपकी नोटिस होती है। आप ट्रैवल कैसे करते हैं, बस से ट्रैवल करते हैं, रिक्शा से ट्रैवल करते हैं, कार से, या फिर आपकी बाइक से।
दूसरी ये चीज़ होगी। थर्ड, आपको क्या करना है कि जब भी आपने एसेट्स एंड लायबिलिटी दिया तो आपकी जो सैलरी है ना, अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो 30,000 पे ही आपको मेंटेनेंस पास होगा। तो कितना आसान है देखिए। तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ हम डरे ना वहीं हम फंसे। तो डरना नहीं है, फंसना नहीं है। आराम से आपके केस को रीड करना है। एडवोकेट बाद में आता है, पहले आप खुद एप्लीकेशन को पढ़िए, खुद उसमें से पॉइंट्स निकालिए, आप खुद आपका सेक्शन 23 पढ़िए। सेक्शन 23 पढ़ने के बाद में मेरी वीडियो के रेफरेंस और भी वीडियो इन चीज़ों पे बनी हुई है, आप उन पर जाइए। उनके थ्रू जाकर आप चाहिए तो मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर डिस्कस कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मुझे राजस्थान से कॉल आया था, तो उनका मैटर भी यही था बेचारे का कि उनका मेंटेनेंस भी पास हो गया था और उनके ऊपर 400A भी लगा दिया था, पूरी फैमिली को फंसा दिया। मैंने उन्हें एक ही बात बताई कि आप सेकंड मैरिज कर लीजिए, कुछ नहीं होगा आपका। मेरी हिम्मत पे मैंने उन्हें बोला आप सेकंड मैरिज कर लीजिए। उन्हें मैंने एडवाइस दी, आई होप वो मुझे सुन रहे होंगे। और दूसरा मैंने उन्हें बोला कि आपका जो मेंटेनेंस है आप उसके लिए एसेट्स एंड लायबिलिटी दीजिए। उनकी वाइफ गवर्नमेंट ऑफिसर है, उनकी वाइफ 1.5 लाख 2 लाख सैलरी है और ये बेचारा 30,000 सैलरी इनकी है। वो भी उनके प्रॉपर प्रूफ नहीं कि वो सैलरी उनको कभी कैश आती कभी कैसे थी, कैसे मेंटेनेंस पास होगा। बस ये एक हिम्मत की वजह से वो बहुत खुश हो गए और फिर अभी हो सकता है उनकी शादी भी हो गई, उनकी सेकंड मैरिज, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि जनवरी में मेरी शादी है। ये कॉल मुझे दिसंबर में बुक हुई थी और मेरे वीडियो पे उन्होंने पहले मुझे कमेंट किया था कि मेरे असिस्टेंट ने उन्हें ब्लॉक कर दिया है और वो अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं। फिर बाद में मैंने उनका पर्सनली अपॉइंटमेंट बुक किया था। तो देखिए ऐसा होता है। तो एक छोटी सी एडवाइस से, एक छोटी सी हिम्मत से, एक छोटे से पुश से आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए, केसेस का स्ट्रेस खत्म कीजिए। केसेस चलते रहेंगे, 2 साल 4 साल 5 साल बाद वो केसेस खत्म ही होने वाले हैं, एंड ऑफ द टाइम सेटलमेंट ही होने वाला है। लेकिन आपके मेंटेनेंस के लिए आपकी तैयारी पूरी रखिए। हर डेट पे ज़रूर जाइए, एडवोकेट अच्छा चुनिए, जो भी चुनिए। देखिए आप कोई जूनियर एडवोकेट भी चुनते हैं ना तो आप उससे प्रॉपरली चीज़ें बताइए, उससे काम करवा के लीजिए। अभी रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कॉल किया था कि उसका एक छोटा सा मैटर है और उस मैटर के अंदर एडवोकेट ना कभी भी राइटिंग में एप्लीकेशन ही नहीं देता है। एक छोटी सी बात मैंने उन्हें बोली कि आप क्या एडवोकेट को बोलिए जो भी आज बोलना है ना वो राइटिंग में देना है। राइटिंग में हमेशा कोर्ट में आपके केसेस में वो जमा होते रहते हैं एप्लीकेशन, उससे पता चलता है कि लास्ट डेट पर क्या हुआ। तो अपने एडवोकेट को छोटी मोटी एडवाइस खुद देते रहिए। खुद नहीं दे सकते एडवाइस तो कम से कम आप एडवोकेट पे ध्यान दीजिए, आप लीगल रिसर्च खुद कीजिए और मेंटेनेंस देने से बचिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप चाहते हैं कि इस मैटर में मैं आपको हेल्प करूं तो ज़रूर मुझे अपॉइंटमेंट के थ्रू कॉन्टैक्ट ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही नई लीगल नॉलेज के साथ।